हेलो फ्रेंड्स, एनक्लेक्स साउंडर्स अपन थ्योरी क्लास से स्टडी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 23 चल रहा था, अपना 23वां चैप्टर चल रहा था, रिस्क कंडीशन रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी से संबंधित रिस्क कंडीशन अपन स्टडी कर रहे थे। इसके पार्ट 2 अपन स्टडी कर चुके हैं अब तक। आज अपन स्टडी करेंगे पार्ट 3, जिसमें अपन डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि एक मेजर रिस्क कंडीशन मानी जाती है प्रेगनेंसी से संबंधित, वो अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में यदि डायबिटीज़ मिलाइटिस हो रहा है फीमेल को, तो उसको अपन बोलेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ मिलाइटिस। जेस्टेशनल का मतलब होता है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। ठीक है, तो देखिए अब एक बात ध्यान में क्या रखनी है कि प्रेगनेंसी में सेकंड और थर्ड जो ट्राइमेस्टर होता है, दैट इज इंसुलिन रेसिस्टेंस स्टेट। यानी सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में इंसुलिन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं बनता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो क्या होती है, हाइपर ग्लाइसेमिक हो जाती है। ठीक है, इंसुलिन जो है इसका रेसिस्टेंसी होगा सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी में हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, फर्दर डायबिटीज मेलाइटिस बोल देते हैं अपन। ठीक है, जबकि नीड ऑफ इंसुलिन जो है वो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बढ़ जाती है। देखिए होता क्या है कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में इंसुलिन की नीड तो बढ़ जाती है, लेकिन इंसुलिन रेसिस्टेंस स्टेट पैदा हो जाती है। नीड के अकॉर्डिंग अपने को इंसुलिन सप्लाई नहीं होता है बॉडी में। इंसुलिन सप्लाई नहीं होगा तो इंसुलिन तो करता है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इस वजह से ग्लूकोज जो है वो बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है। चलिए, इसलिए अगला पॉइंट क्या बोला है कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस अकर इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए किसको बोलेंगे अपन डायबिटीज, कि यदि फीमेल का फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 126 mg/dl हो, या पोस्ट प्रेमडियल जिसको अपन रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल बोलते हैं या रैंडम ब्लड शुगर बोलते हैं, मोर देन 140 mg/dl हो, या फिर HbA1c जो कि 3 महीने का प्रीवियस का 90 दिन का जो ग्लूकोज बताता है ब्लड के अंदर, मोर देन 6.5 हो, तो उस इसके आगे कोई मात्रक नहीं ध्यान में रखना। तो ये यदि हो, ऐसा हो, तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे डायबिटीज मेलाइटिस इस फीमेल को हो चुका है। ठीक है, या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस बोलेंगे अपन इसको। असेसमेंट की बात करें क्या क्या सिम्टम्स अपने को मिलेंगे, तो डायबिटीज मेलाइटिस में एक्सेसिव थ्रस्ट मिलेगा, हंगर मिलेगा, वेट लॉस मिलेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मिलेगा, बार बार में यूरिनेशन मिलेगा, ब्लड विजन मिलेगा अपने को, रिकरेंट यूटीआई इन्फेक्शन मिलेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मिलेगा, वेजाइनल इन्फेक्शन मिलेगा, ग्लाइकोसूरिया हाइपर ग्लाइकोसूरिया मिलेगा अपने को। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, एज इट वो यूरिन में पास आउट होकर के बाहर निकलेगा। यूरिन का जो ग्लूकोज थ्रेशोल्ड पॉइंट है, ग्लूकोज को रोक के रखने वाला पॉइंट है, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसमें? डायबिटीज मेलाइटिस में कीटोन्यूरिया होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, पॉलीहाइड्रोमिन्स जो है एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ जाना, जिसको अपन बोलते हैं, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूबॉर्न जो है बच्चा जो है वो हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट में पैदा होगा। देखिए हाइपर डायबिटीज मेलाइटिस इज ए हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, यानी ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्टेट है डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ गया, लेकिन जो बेबी है, यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है, जो बच्चा पैदा होगा वो हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट में होगा। क्यों? क्योंकि इतने टाइम तक तो उसको क्या हो रहा था, मदर से ग्लूकोज सप्लाई हो रहा था। जैसे ही वो बच्चा बाहर आता है, मदर से अलग होता है, सेपरेट होता है, तो वो सडनली ड्रॉप होता है उसका ग्लूकोज, इसलिए वो हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना। और क्या होगा, एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्रोसोमिया, लार्ज साइज बच्चा जो है वो पैदा होगा। डायबिटिक मदर का जो बच्चा है वो मैक्रोसोमिक होता है, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। ठीक है, जितनी उसकी एज के अकॉर्डिंग जो वेट होना चाहिए, साइज होना चाहिए, उससे उसकी बड़ी साइज होगी उसकी। ठीक है, जो कि नॉर्मल नहीं, अब नॉर्मल है। ठीक है, उसको देख करके खुश नहीं होना कि गोलू मोलू सा बच्चा पैदा हुआ है। नेक्स्ट, इंटरवेंशन की बात करें डायबिटीज मेलाइटिस के, तो डाइट और एक्सरसाइज अपने को ध्यान में रखनी है। डाइट में वाइट शुगर कंट्रोल करना होता है, कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करनी होती है, मॉनिटर द वेट, क्योंकि वेट बढ़ने से जो हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेट है वो क्या करती है, वो एक्सेस अमाउंट में सीवियर होती है। नेक्स्ट, इंसुलिन थेरेपी देनी है। साथ ही अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो इंसुलिन थेरेपी है वो जनरली जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस के ट्रीटमेंट में दी जाती है, बजाय ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के। ठीक है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो एजेंट है, शुगर की जो गोलियां हैं, वो जनरली अवॉइड की जाती है प्रेगनेंसी में। चलिए, नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस की बात करें तो प्री एक्लेम्सिया,
और इन्फेक्शन, ये है कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अबनॉर्मलिटी है जो रिस्क कंडीशन है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, दैट इज डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, DIC। ध्यान से समझ लेना, अदरवाइज आप कंफ्यूज होगे इस डिजीज में। तो क्या है ये? इट इज द कंडीशन इन विच क्लोटिंग कैस्केड एक्टिवेटेड रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोट इन माइक्रो सर्कुलेशन। एक ऐसी कंडीशन जिसमें क्लोटिंग कैस्केड जो है वो हाइपर एक्टिव हो चुका है, थक्का जमाने वाला जो कैस्केड है। ठीक है, इंटेंसिंग पाथवे एक्सटेंसिंग जो पाथवे वो क्या होता है, ये क्लोटिंग कैस्केड क्या हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एग्रेसिव हो जाता है। इसकी वजह से होगा क्या कि जो माइक्रो सर्कुलेशन है, माइक्रोवेस्कुलर जो है ब्लड वेसल्स जो है उनके अंदर क्लोट फॉर्मेशन होने लग जाएगा बार बार में। ठीक है, बिना किसी कारण, बिना किसी इंजरी के। उसको अपन बोलते हैं डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी। इंट्रावेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर, डिसएमिनेटेड मतलब ट्रेवल करने वाला। ठीक है, एक जगह पे रुकेगा नहीं ये। ठीक है, कोगुलोपैथी मतलब क्लोटिंग बनने वाला मैकेनिज्म। तीनों वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, तो देखिए अब क्या हो रहा है कि क्लोटिंग कैस्केड, ये मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, सपोज कीजिए ये क्या है, ये एक ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर ही क्या है, जो क्लोटिंग थक्का जमाने वाले जो फैक्टर्स है, क्लोटिंग फैक्टर्स जो है, ठीक है, क्लोटिंग कैस्केड बनाते हैं, थक्का बनाने का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम होने की वजह से इस ब्लड वेसल्स के अंदर ही बार बार में क्या बन जाते हैं, ब्लड क्लोट बन जा रहे हैं। इसको अपन ने क्या बोल दिया, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी। ठीक है, अबे ट्रेवल कर रहे हैं तब तक तो कोई बात नहीं, अबे किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में जाकर के स्टक हो गई। मान लीजिए ये आर्टरी मेरे को सप्लाई होनी थी हैंड में, या मान लीजिए लंग्स में सप्लाई होनी थी। ठीक है, तो लंग्स में यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, थक्का जम गया, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे सप्लाई नहीं होगी, ये ऑर्गन डेड हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे थक्का जमा है तो यहाँ पे ब्लड वेसल जो है वो क्या हो सकती है, रप्चर भी हो सकती है प्रेशर की वजह से, यहाँ पे ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें आगे अपन स्टडी करेंगे इस डिजीज में। ठीक है, तो देखिए रैपिड क्लॉट अकर इन डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी दैट कॉज प्लेटलेट एंड क्लोटिंग फैक्टर डिप्लीटेड। अब देखिए बार बार में थक्का कौन जमाता है, क्लोटिंग फैक्टर्स बनाते हैं, और साथ ही साथ प्लेटलेट बनाती है थक्का। ठीक है, अब बार बार में से थक्के बनेंगे। ठीक है, तो होगा क्या कि प्लेटलेट्स की और क्लोटिंग फैक्टर्स की अमाउंट जो है वो कम नहीं हो जाएगी क्या बॉडी में, अमाउंट कम हो जाएगी बार बार में थक्के बनेंगे तो। ठीक है ना, तो यदि रैपिडली क्लोट बन रहे हैं, तो ये पॉइंट ये बोलना चाह रहे हैं, तो रैपिड क्लोट बनने की वजह से जो प्लेटलेट है उनकी काउंट कम हो जाएगी, और प्लेटलेट जो है, यदि प्लेटलेट्स की काउंट कम हो गई तो उस कंडीशन में दिस रिजल्ट इन ब्लीडिंग इन ब्लड वेसल्स, तो आगे और ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। ठीक है ना, क्योंकि प्लेटलेट्स जो है इनकी काउंट कम होने की वजह से, जैसे डेंगू में प्लेटलेट काउंट कम होती है, तो उस वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्लेटलेट जो है वो उनकी काउंट कम हो जाएगी तो ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी समझ में आ गई अच्छे से? बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है इसमें। ठीक है ना, तो सिंपल सा समझ में आ गया होगा। अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट। तो DIC है यदि किसी को, तो सबसे पहले तो अपन डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएंगे, जो क्लोटिंग रिलेटेड जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, लाइक PT है, APTT है, और CT है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है, और क्लोटिंग टाइम है। ये सभी अपन क्या कराएंगे, जांच करवाएंगे। ये बड़े हुए मिलेंगे अपने को यदि DIC है तो। ठीक है, और साथ ही साथ असेसमेंट करेंगे, क्या क्या सिम्टम अपने को मिलेंगे, अनकंट्रोल ब्लीडिंग मिलेगी, ब्रूजिंग मिलेगा। ब्रूजिंग मतलब होता है स्किन के नीचे ऐसे पर्पल कलर की ब्लीडिंग जैसे होगा अपने को, परपुरा और ब्रूजिंग सेम ही चीज़ है। ठीक है, ये मिलेगा अपने को, पेटेकी मिलेगा। ठीक है, जैसे उभरा हुआ सा थोड़ा सा रेडनेस मिलेगा अपने को, और साथ ही साथ इकाइमोसिस मिलेगा। ठीक है, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। ठीक है, ये पर्टिकुलर स्किन में ही अपने को मिलेंगे सारी चीज़ें। और क्या मिलेगा, ब्लड इन स्टूल के अंदर ब्लड मिलेगा, मेलेनोमा जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, और साथ ही साथ हेमेचूरिया मिलेगा, यूरिन के साथ ब्लड मिलेगा, हेमेटेमेसिस वोमिटिंग जो है उसके साथ में ब्लड मिलेगा अपने को, और साथ ही साथ साइन ऑफ शॉक, क्योंकि इतनी ब्लीडिंग होगी तो शॉक में भी पेशेंट जा सकता है। तो ये असेसमेंट हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इंटरवेंशन की। तो यदि किसी को DIC है तो उस कंडीशन में पहली बात तो जो अंडरलाइन कोज है उनको ट्रीट करो, मॉनिटर द वाइटल साइन एंड ब्लीडिंग, कितना ब्लीडिंग हुआ है ये मॉनिटर करो, एंड साइन ऑफ शॉक मॉनिटर करो। ऑटो थेरेपी दो, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसकी डिप्राइवेशन होगी। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है, टोटल ब्लड का अमाउंट ही कम हो गया बॉडी में, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो तो कम होगी होगी। साथ ही साथ वॉल्यूम रिप्लेसमेंट अपने को ध्यान रखना है। इंट्रावीनस फ्लूइड जो है वो अपने को एडमिनिस्टर करना है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपने को करना होता है, स्पेशली
जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं वो अपन ट्रांसफ्यूज करेंगे, और साथ ही साथ एंटीकोगुलेंट थेरेपी हिपेरिन जो है वो अपन देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि देखिए जो ब्लड क्लॉट बना हुआ है माइक्रो सर्कुलेशन में, उस ब्लड क्लॉट को क्या करना होता है, डिजोल्व भी तो करना होता है ना। तो इसलिए अंडर डॉक्टर के सुपरविजन ये क्या दी जाती है, हिपेरिन थेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपन अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।